नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि क्या आखिर इन फैसलों के मायने हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का यह सिलसिला। तो मुख्यमंत्री आदेश करें और अफसर सुनवाई में देरी, यह बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। जिलों के कलेक्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि खुद सीएम के द्वारा स्वीकृत कर देने के बाद भी अधिकारी लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, तुरंत पीड़ितों की मदद के लिए राशि जारी नहीं करते। इस पर पहले भी सीएम सचिवालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसका निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इसकी निगरानी पोर्टल के माध्यम से भी रखी जाती है। बावजूद ऐसे मामले कम ही संख्या में इन सामने आ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। 15 दिन में संख्या कम होना चाहिए थी, लेकिन बढ़ गई, जिस पर जीएडी ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर 7 दिन में लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए कहा है। साथ ही हर दिन पोर्टल पर स्थिति अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। तो इस खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। मुख्यमंत्री तमाम तरह के निर्देश देते हैं ब्रजेश की लगातार कि किसी काम में पेंडेंसी ना हो, और खासतौर से स्वेच्छानुदान, क्योंकि ये वैसी राशि है कि ज़्यादातर लोग कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी को बिल का भुगतान करना है, और ऐसे में ये लेट लतीफ़ी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब तक मरीज अस्पताल में है, जैसी उसकी छुट्टी हो जाती तो बाद में वो राशि मिलती नहीं, क्योंकि जब सुनवाई पूछा जाता है तो मरीज को छुट्टी मिल गई है। अस्पताल वाले उस पर प्रेशर बनाते हैं, तो कहीं से कर्जा लेकर जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाता है अस्पताल से। तो आखिर इस इतने संवेदनशील मामले में लापरवाही क्यों? और वो भी मनोज जी तब जब कोरोना जैसी महामारी चल रही हो, लोग अस्पतालों के चक्कर ज़्यादा लगा रहे हों। इसी बात पे मुख्यमंत्री ने नाराज़गी की है। उनके सचिवालय से पहले भी इस तरह के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए थे कि जो स्वीकृत राशि हो जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा स्वेच्छानुदान से जो राशि स्वीकृत कर दी जाती है, उसमें कतई देरी ना बरतें, तत्काल लोगों को राहत पहुँचाई जा सके, ताकि जो पीड़ित लोग होते हैं उनको कम से कम एक संबल मिल सके, उनको तत्काल राहत मिल जाएगी तो एक मनोबल उनका बढ़ जाएगा। और वो बीमारी से जो लड़ रहे हैं, जो एक मानसिक दबाव रहता है पूरे परिवार पे, वो पीड़ित पर भी रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं है, हमारे घर के सामान संपत्ति बिक रही है। तो तमाम तरह की इस कारण जब बार बार चेक किया जाता है, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल बना हुआ है मनोज जी, कि इसकी निगरानी की जाती है कि किस तरह से देरी तो नहीं हो रही। लेकिन जब निर्देश देने के बाद देखा गया सीएम सचिवालय द्वारा कि इसके बावजूद 15 दिन में मामलों की संख्या कम हो जाना चाहिए थी, लेकिन लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर उन्होंने संज्ञान में लिया। सीएम ने कहा कि ये देरी क्यों होती है। तो इसके बाद जीएडी को पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा। जीएडी ने तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल रिलीफ जारी करें, फंड जारी करें जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, और उसके रोजाना अपडेट करना चाहिए आपको पोर्टल पे। क्योंकि हमने देखा कि सीएम सचिवालय से जैसी हमने कई केस ऐसे भी देखे कि सेम डे में उनको मंजूरी मिल जाती है, लेकिन ज़िले में जो बाबू लोग हैं, जहाँ से चेक जाना होता है या खाते में राशि जाना होती, वहाँ पर इसको कई बार रोक दिया जाता है। शायद उनको लगता हो कि कोई सीधे उनसे संपर्क करे, कुछ खर्चा करे, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़े। निश्चित तौर पर मनोज जी, इसी प्रक्रिया को, इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पोर्टल से निगरानी की जाती है कि आपको जब रिलीफ फंड जारी कर दिया, रिलीज कर दिया गया, तो आप तुरंत भेजिए। आपको अस्पताल को भेजना होता है, ना कि आपको किसी से संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद रहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर तमाम मंत्रियों तक अर्जी लगाते रहते हैं। मंत्रियों से कई बार सिफारिश जाती है मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के लिए। तो जब वो इतनी प्रक्रिया से गुजरते हुए जाते हैं और जब जारी हो जाता है फंड, सीएम ने मंजूरी दे दी, इसके बाद कलेक्टरों को जारी करना होता है तत्काल जिलों में। लेकिन कई जिले के कलेक्टरों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ फंड जारी होने के बाद भी, जिस तरह से आपने भी कहा कि बाबू जो होते हैं, बाबू वो कहीं ना कहीं लटकाते हैं उसको, लोग चक्कर लगाते रहते हैं, अस्पतालों का प्रेशर रहता है उन पर कि आपने राशि जारी नहीं मिली है, हमें अभी वहाँ से आई है नहीं, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि से आई नहीं है, तो हमें आप तत्काल दीजिए। तो आप परेशान होता है, एक तो पीड़ित मरीज की देखरेख करे या फिर इसके चक्कर लगाते रहे। तो ये परेशानियाँ बार बार संज्ञान में आ रही थी सीएम सचिवालय के, तो उन्होंने इस कारण इसको संज्ञान में लिया और उस पर नाराजगी जाहिर की है। तो मुझे लगता है कि आगे इस तरह की बार बार निर्देश देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री यदि मंजूरी दे रहे हैं तो फिर कहाँ अड़ंगा बनता है। यदि मुख्यमंत्री के निर्देशों का आप अवहेलना करेंगे तो फिर किसके निर्देशों का पालन करेंगे। कई मामलों में हमने ये भी देखा कि कई बार कि जब मरीज की छुट्टी हुई, खाता अस्पताल के खाते में पैसा आ गया,
लेकिन मरीज तक नहीं मिला। कई मामलों हमने देखा कि मौत हो गई मरीज की, उसकी जानकारी नहीं दी गई, उसका पैसा आया, अस्पतालों ने रख लिया। ऐसे भी कई मामले आए। तो आपको इसकी योजना को फिर से पुनरीक्षण करने की ज़रूरत है, उसमें जो लूप होल्स हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर मनोज जी, हमने देखा था कि जिस तरह के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना थी, उसमें किस तरह की गड़बड़ियों की कोरोना के दौरान अखबारों में खबरें आई हैं कि किस तरह से अस्पतालों ने मनमर्जियाँ की हैं। तो निश्चित तौर पर जो योजना है उसका जो ज़रूरतमंद है उस तक कैसे लाभ पहुँच सके, सरकार की जिम्मेदारी होती है। निगरानी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अस्पताल वाले किस तरह से उसमें गड़बड़ी करते हैं, एक तो पीड़ित से भी राशि ले लेते हैं और शिक्षणानुदान राशि से जो राशि आती है वो भी हड़प कर जाते हैं। तो ये भी देखने की एक जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि वो देखे कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। हमने कोरोना काल में देखा है मनोज जी किस तरह से प्रशासन ने लोगों को राशियां वापस कराई हैं, अस्पतालों ने किस तरह से बिल बनाए थे। तो जब सरकारी राशि आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल उसमें ज़्यादा खर्च बता देते हैं और उससे उतना रिलीफ नहीं मिल पाता जैसे सरकार की मंशा रहती है और पीड़ित उम्मीद करता है कि उससे सरकार से राहत मिलेगी, वैसी राहत नहीं पहुंच पाती कई बार। तो निश्चित तौर पर यह सुझाव बेहतर है आपका और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिसको राशि दी है तो वो जाकर चेक करें एक बार कि आगे इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही और जो लूप होल्स हैं उनको सुधार करने की कोशिश की जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे हम। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों राजधानी परियोजना प्रशासन यानी सीपीए को भंग कर दिया। वजह थी सड़कों की बदहाली और इसकी जिम्मेदारी 3 विभागों के कंधे पर होना। ऐसा नहीं है कि राजधानी की सड़कों की जिम्मेदारी 3 एजेंसी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सीपीए के जिम्मे थी, बल्कि इस तरह एक काम कई अन्य विभागों के बीच भी बटा हुआ है, जिससे ये भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। तो क्या अन्य विभाग भी भंग या मर्ज होंगे? क्योंकि इस तरह की कवायद शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में चली थी। तब 1 दर्जन विभागों को चिन्हित किया गया था, लेकिन फिर सरकार चली गई। अब सीएम ने सीपीए को भंग किया तो ये बात फिर चल पड़ी है कि क्या अन्य विभाग भी मर्ज किए जाएंगे ताकि सरकार खर्च भी कम हो और काम की जवाबदेही भी तय हो सके। क्योंकि विभागों के अधिक होने से बजट का 25% हिस्सा अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर ही खर्च हो जाता है। अब इस नोट शीट को खंगाला जा रहा है जिसमें विभागों को मर्ज करने की बात चली थी। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप कि जो हमने देखा स्वास्थ्य विभाग हो जिसको मर्ज करने की बार बार बात चली थी, पहले भी विभाग भंग हुए हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चर, लघु सिंचाई, बायोगैस, डेयरी विकास, तमाम तरह के ऐसे विभाग जो अनुपयोगी होते रहे हैं उनको भंग करते रहे हैं या उनका मर्ज करते रहे हैं। सीपीए को भी मर्ज किया जाएगा, उसके अमले को दूसरी जगह लगाया जाएगा, दूसरे विभागों में लगाया जाएगा। और जैसे जन शिकायत निवारण विभाग है, सीएम हेल्पलाइन है, हम देखते हैं कि एक जैसी शिकायतें पहुंचती हैं उनके पास, तो क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग है, आयुष विभाग है, गैस राहत है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, काम एक जैसा है लेकिन अलग अलग विभागों बटे हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी अलग है। तो एक दूसरे से जिस तरह से सीपीए नगर निगम वो पीडब्ल्यूडी में सड़कों की दुर्दशा आपने देखी है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं, काम भी नहीं होता, खर्च भी ज्यादा होता है। तो मर्ज हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए कोरोना काल में हम देखिए कि जिम्मेदारी किसकी थी, स्वास्थ्य विभाग की जी, लेकिन मंत्री कौन से सक्रिय थे, हमने देखा चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनका काम ये था कि कॉलेजों में जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें इक्विपमेंट तरीके से पहुंच जाए, समय से उनकी पढ़ाई हो डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टरों की। इसमें भी हम देखें सीपीए में भी उनके पास कुछ सड़कों का जिम्मा था, कुछ पार्क थे और जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था कि राजधानी परियोजना प्रशासन की राजधानी के विकास के लिए एक ऐसी एजेंसी वो बनेगी कि जहाँ सारे सिंगल विंडो में सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वो खुद एक से हमने देखा कि वो पुनर्वास केंद्र बनकर रह गया और समन्वय नहीं बना पाते हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जिम्मेदारी होती है और एक जैसे काम की, तो कहते हैं कि ये सड़क हमारी खराब नहीं है, उनकी खराब है। निश्चित तौर पर आप देखिए सड़क की खुदाई की परमिशन अगर टेलीकॉम कंपनियों को नगर निगम दे देता है, वो पूरे शहर की सड़क खोद देते हैं तो सड़क खुद जाती है, बीडीए की भी खुद जाती है, सीपीए की भी खुद जाती है, पीडब्ल्यूडी की भी खुद जाती है। बाद में पता ही नहीं चलता कि परमिशन किसने दी। वो नगर निगम को राशि जमा कर देते हैं रेस्टोरेशन के लिए, नगर निगम बाकी की राशि नीचे देता नहीं है, या उनको लगता है कि ये सड़क तो हमारी नहीं सीपीए की, उनके अधिकारी जाने। तो ये तमाम सारी दिक्कतें थी। हम देखें पार्क की बात करें कि शहर के 3-4 बड़े पार्क सीपीए के पास थे, वो अच्छी हालत में देखे, लेकिन नगर निगम के जो पार्क हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में कई पार्कों में आज भी ताले डले हुए, जबकि हम देख रहे हैं कि सबकी चीज़ खुल गई है। सड़कों के मामले में भी यही दिक्कत थी, लेकिन सीपीए को भंग करने की घोषणा के बाद भी आप देखिए सड़कों का रेस्टोरेशन जैसा होना था पेच वर्क भोपाल का, वो हुआ नहीं है। केवल गिट्टी डाल दी गई है, बारिश बंद है तो फिर से वही धूल उड़ रही है। तो मनोज जी, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, अलग अलग विभाग के नुकसान ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस उद्देश्य से, जैसे हमने देखा कि साडा बना दिए गए थे विशेष क्षेत्र प्राधिकरण कई जगह, तो वो इस काम में आने लगे कि वहाँ पॉलिटिकल आपने नियुक्ति कर दी
अपने लोग सेटल कर दिए, उनको लाल बत्ती का दर्जा मिल गया राज्य मंत्री का, लेकिन कामकाज कुछ नहीं हो रहा। हम कई सारे ऐसे निगम मंडलों के हाल हम देख सकते हैं कि हम देखें कि अगर खनिज विकास निगम की बात करें, उसका मंत्री भी है, आपने उसका निगम भी बना दिया। पर्यटन विभाग की बात करें, पर्यटन निगम भी है, पर्यटन मंत्री भी हैं, तो क्यों ना एक ही उसमें सारे हो जाएं, क्यों आपको निगम की जरूरत पड़ रही है? एक ही मंत्री सारे उसी काम तरह जैसे देख ले। कृषि है, पशुपालन है और सहकारिता है, हाँ, बिल्कुल। काम किसानों को संबंधित ही करना है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है। डेयरी का हमने देख लिया, कुक्कुट विकास निगम आपने अलग बना दिया। तो समान नेचर के जो विभाग हैं, एक तो उसमें जो बात होगी कि एक आदमी सब मॉनिटरिंग कर पाएगा, वो किसी एक अधिकारी जिम्मेदारी तय हो पाएगी, और कोई एक बैठक में वो सारी चीज़ों की बात हो जाएगी। अभी ये होता है कि कोई एक काम बताया तो वो कहते हैं पार्क हमारा नहीं है, ये सड़क हमारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। PWD की है तो वो कहते हैं हमारी सड़कें तो अच्छी हैं। बीच में विचार आया था कि इनकी सड़कों पर बोर्ड लगा दिए जाएं, तो वह अतिरिक्त खर्चा, अगर मुझे ये पता भी लग जाए कि ये PWD की सड़क है, लेकिन अगर उसमें गड्ढे हैं तो मैं PWD अधिकारी का क्या कर लूँगा? जाहिर सी बात है, काम प्रशासन का है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये नगर निगम की सड़क है, अगर उसमें गड्ढे नहीं हैं तो मैं क्या नगर निगम में जाकर धन्यवाद दूंगा? नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बोर्ड ना लगाइए, लेकिन आपस में ऐसा समन्वय हो। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बार, जब पिछले साल भी जब बैठक हुई थी पिछली शिवराज सरकार में, तब महापौर थे आलोक शर्मा भोपाल के, तब बैठक में मुद्दा उठा था कि CPA को भंग कर दिया जाए और तमाम सारी एजेंसियों को, खासतौर से जो सड़कों का काम है वो किसी एक एजेंसी को दे दिया जाए। 1 दर्जन ऐसी एजेंसियां थी, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, दोनों स्कूल एजुकेशन का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन अध्यापक और शिक्षकों की भर्ती नगरीय प्रशासन विभाग के पास। इस तरह की तमाम विसंगतियां आई थी। 2018 में मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार ही ये 1 दर्जन विभागों को मर्ज करने के लिए एक नोटशीट चली थी। उसमें आप देखिए केंद्र में कि जहाज रानी मंत्रालय और सब सारे मंत्रालय हमने देखा था कि नितिन गडकरी को दे दिए गए थे। तो देखिए आप, तमाम सारा अच्छा काम हो गया। एक समय में सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभाग थे वो उनके पास थे। मध्य प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर PWD है, लोक निर्माण विभाग या PWD के साथ ही जल संसाधन का कुछ एक हिस्सा है, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, निश्चित तौर पर एक जैसे एक समान काम करने वाले विभाग हों, इनको एकजुट करने के लिए, एक मर्ज करने के लिए 2005 में बीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व CM थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसे द्वितीय प्रशासनिक आयोग कहा था। इसने ऐसी सिफारिशें की थी ताकि नौकरशाही में भी सुधार आए और जो जिम्मेदारी से बचते हैं उससे भी ना बच सकें और काम भी बेहतर तरीके हो सके। जब आदमी को पता रहेगा, विभाग को पता होगा कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे काम करना है, तो वो एक दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ेगा। निश्चित तौर पर ऐसा प्रयास मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया था और इस CPA को भंग करने के बाद एक बार फिर वो बात चली है। तो मुझे लगता है कि ये आगे जाएगी, क्योंकि पिछली सरकार की मंशा भी ऐसी थी और जब सरकार दूसरी बन गई थी, इस कारण वो काम अटक गया था। लेकिन अब सरकार फिर शिवराज जी की है तो ये दिशा में बढ़ेंगे और इससे आर्थिक बोझ भी कम होगा सरकार का। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं मनोज जी। लंबे समय से रिक्त वाणिज्य कर अपीली बोर्ड के अध्यक्ष पद रिटायर हो रहे अधिकारियों की नज़र है। इसके लिए उन्होंने दावेदारी भी शुरू कर दी है। अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, इसी महीने रिटायर हो रहे मुख्यमंत्री के एक करीबी अफसर और एक अन्य अधिकारी ने इसके लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। वे रिटायरमेंट के साथ ही यहाँ अपनी ताजपोशी चाहते हैं। इनमें एक अधिकारी अभिलाष खांडेकर और दूसरे KK सिंह। खांडेकर DOPT भारत सरकार में सचिव हैं और सिंह कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। इनके साथ ही और अधिकारी कतार में हैं। अब लॉटरी किसकी खुलती है, इस सितंबर के पहले सप्ताह में पता चलने की उम्मीद है। तो क्या लगता है ब्रजेश जी आपको? देखिए मनोज जी, ये गत फरवरी से ये पद रिक्त है। जब से राजन कटोच रिटायर हुए हैं तब से 4000 मामले लंबित हैं इस तरह के, जो टैक्स रिबेट के हैं, टैक्स निर्धारण करने के हैं। तो इस पर एक कवायद चल रही है कि यहाँ किसकी नियुक्ति की जाए। अभिलाष खांडेकर मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, वो भले ही अभी दिल्ली में हो और 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री का जो एक ड्रीम था कि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण गिनीज बुक में रिकॉर्ड, उस समय उन्होंने फॉरेस्ट में वही थे। बिल्कुल मनोज जी। और KK सिंह भी रिटायर हो रहे हैं, वो भी कृषि आयुक्त हैं। एक जिम्मेदार पद होता है वो भी मुख्यमंत्री के करीबी हैं। तो ये दोनों अधिकारी तो लॉबिंग कर ही रहे हैं कि उनको मिल जाए। और भी अधिकारी हैं जो ये चाहते हैं कि इस पद पर नियुक्ति मिल जाए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत से अधिकारियों के पास इसके अलावा भी परिवर्तन होना है, बहुत से अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार है। तो उम्मीद की जा रही थी कि ये प्रभारों से मुक्त हो जाएंगे। और पुलिस मुख्यालय में मनोज जी अशोक दोहरे हैं जो DG होमगार्ड हैं, वो भी 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। DG होमगार्ड के पद पे भी लोगों की नज़र लगी। यदि वो रिटायर होंगे तो स्पेशल DG के वेतनमान पर ये ADG CID कैलाश मकवाना हैं, 88 बैच के हैं।
इनको पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन वो जूनियर हैं, उनसे सीनियर पवन जैन हैं जो खेल संचालक हैं। बिल्कुल। डीजी होमगार्ड का भी महत्वपूर्ण पद है, तो उसके लिए भी पुलिस मुख्यालय में आईपीएस अधिकारी लॉबिंग कर रहे हैं कि किसको वो पद मिल जाए। यदि सीनियरिटी के हिसाब से उस पद के दावेदारों में पवन जैन का नाम आता है, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण एक खेल संचालक के पद पर हैं, तो वो वहाँ से जाना चाहेंगे, या सरकार उनको किस तरह से खेल में प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश ने, उन्हें अभी वहाँ से डिस्टर्ब करती है नहीं करती है, इस कारण लॉबिंग चल रही है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि साई सेंटर को हम सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि उसको नीलामी की बात कर रही है या किसी और एजेंसी को देने की बात हो रही है, तो शायद उनको हटा दिया जाए या कोई और अधिकारी की नियुक्ति हो जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, प्रयास हो ही रहा है कि उनको हटाकर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए। तो जिस तरह से अंदर खाने में दावेदार सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, सब लॉबिंग में लगे हैं कि हमें ये जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इंचार्ज बने। लेकिन इसके साथ ही जो वाणिज्य कर की आपने बात की, तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हो? क्योंकि हमने देखा रेरा का हमने मामला अगर देखें कि पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार को नुकसान हो रहा है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, सीमेंट कंपनी हो, मजदूर हो, उनको नुकसान हो रहा है, बिल्डरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कम से कम इस इतने महत्वपूर्ण बोर्ड में अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए तो उसको साथ साथ ये संदेश भी दे दिया जाए कि आपको करना क्या, मामले पेंडिंग नहीं करना, जल्दी से निपटाना है। निश्चित तौर पर रेरा से जिस तरह से मामले आ रहे हैं, लगातार वहाँ पे पेंडिंग सी बढ़ रही है मनोज जी, तो जिससे कई प्रोजेक्ट आपके लटके हुए हैं। बार बार ये बात भी उठ रही है कि किस कारण से ये लटकाए जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति हालांकि इसमें नहीं थी आपके बोर्ड में। यहाँ पे तो चूंकि फरवरी से ही रिक्त पद है, इस कारण ये 4000 मामले लंबित हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे यदि अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी तो ये जो लंबित मामले हैं इनकी तेजी से निराकरण होगा, यही उम्मीद करने के साथ साथ ये बात चल रही है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही ये नियुक्ति कर दी जाए, ताकि पेंडेंसी ज़्यादा ना बढ़े और टैक्स से संबंधित मामलों में लापरवाही ना हो, सरकार की आय में बढ़ोतरी हो। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक यहाँ नियुक्ति हो जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो लंबित मामले हैं वो तो निराकृत हों ही, और लंबित मामले ना हों, ये पेंडेंसी खत्म होने के बाद ऐसी भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शराब की बिक्री का प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन शराब खरीदने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार होने लगे, और इस ठगी का शिकार और कोई नहीं बल्कि आईएएस अफसर हो रहे हैं, जिन अफसर पर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने और समझाइश देने की जिम्मेदारी है। अगर वही ठगी का शिकार हो जाएं तो जागरूकता अभियान पर सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, जानकारी के अभाव में आईएएस लोकेश जांगड़ ऑनलाइन शराब खरीदने के चक्कर में ठगी के शिकार बन गए। उन्हें 34,000 की चपत लगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी वर्ष 2021 और 22 की आबकारी नीति में प्रस्तावित थी। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ऐसा किया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बावजूद इसके एक आईएएस अफसर ऑनलाइन शराब खरीदने के चक्कर में ठगी के शिकार बन गए, जबकि साइबर सेल ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी और बाकायदा बताया था कि उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मनोज जी, एक अधिकारी जो जागरूक होता है, जिससे हम जागरूकता की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसे ही नहीं पता कि ऑनलाइन शराब खरीदारी की अभी सरकार ने इजाज़त नहीं दी है, इस तरह की खरीदारी पर प्रतिबंध है, बावजूद वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आम लोगों से और जो ना समझ हैं उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो आपके ऑनलाइन ठगी के शिकार ना हो। बिल्कुल। एक और बड़ी अच्छी दिलचस्प बात है कि लोकेश जांगड़ बड़वानी में थे और उन्होंने वहाँ के कलेक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कोरोना काल में जो मशीनें खरीदी थी उसमें गड़बड़ी की ऑनलाइन में, और अब वो यहाँ उनकी पोस्टिंग थी, महाराष्ट्र जाना चाह रहे थे लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिली। और सबसे दिलचस्प बात यह है ब्रजेश जी इसमें कि इसको लेकर जब ये कवायद शुरू हुई थी मार्च अप्रैल महीने में, क्योंकि पहले पिछली कमलनाथ सरकार ये प्रस्ताव लाई थी लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोरोना काल में अफसरों ने फिर से प्रस्ताव रखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी, क्योंकि ये 4 बड़े वो शहर थे जहाँ कोरोना के सर्वाधिक मामले थे, खासतौर से इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर। लेकिन इसका विरोध हुआ और उसका कारण ये भी रहा, इस पॉलिसी नहीं लागू हुई क्योंकि सरकार ने पुरानी पॉलिसी को अगले वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया कि शराब ठेकेदारों को छूट दे दी गई कि आप पैसा जमा करिए और इस साल कोई नीलामी नहीं होगी, आपको उसी में हम आगे से ठेका बढ़ा देंगे, क्योंकि लंबे समय तक शराब की दुकानें बंद रही थी। इसको लेकर जो ठगी की शुरुआत तभी हो गई थी, और जो साइबर सेल है मध्य प्रदेश की, उसने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी और उसके लिए बाकायदा पहले जब ये नीलामी ये प्रोसेस आया था ऑनलाइन शराब का, इसमें एक ऐप बनना था। इस ऐप में आपको टेलीफोन नंबर, बाकी सारी चीज़ें थी कि आपको भुगतान कैसे करना था, इसके साथ ही इस दुकानों की पूरी डिटेल इस ऐप में होना थी,
किसको पैसा जाना था, किसके माध्यम से पैसा जाना था। इसके साथ ही ये एक ऑप्शन भी था कि जो दुकानदार ये शराब मुहैया कराएगा वो होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त चार्ज लेगा, और ये चार्ज कितना होगा। ये सॉरी पॉलिसी बन रही थी लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर एक IAS अधिकारी, और ख़ास तौर से बात ये है कि आप देखिए कि 8,000 रुपये की अगर वो 4,000 की एक शराब खरीद रहे हैं, ठीक है, उनका वेतन अच्छा होगा, लेकिन एक बार वो पैसा जमा करते हैं, फिर वो दूसरी बार करते हैं, और फिर वो तीसरी बार भी कर देते हैं, और उसके बाद वो लंबे समय तक चुपचाप इस मामले को दबाए रखते हैं, लेकिन मामला दर्ज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको मध्य प्रदेश सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को, कि अगर वो इस पॉलिसी को अगले वित्तीय वर्ष में अगर लाते हैं ऑनलाइन शराब बिक्री की, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सरकार की इस पूरे सिस्टम में कैसे लूप होल देखते हैं। हम कई बार देख रहे हैं लेकिन मनोज कि जी, जिन आपको नहीं लगता कि यदि ये पॉलिसी आती है तो एक तरह से अवैध शराब की बिक्री के मामले भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे? कि यदि कोई एक बोतल लेके अपनी गाड़ी में जाएगा तो वो कहेगा कि साहब मैं तो डिलीवरी करने जा रहा हूँ शराब की, इस तरह तो मामले ज़्यादा आपको संज्ञान में आएंगे और अवैध शराब ज़्यादा बिकने लगेगी। नहीं, तो वही तो बात है कि इससे ही सबक सरकार को लेना होगा कि अगर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन फूड कंपनियां हैं उनके पास बाकायदा मैसेज होता है, आपकी लोकेशन होती है, आप उसमें बताइए कि ये लीगल है, इस दुकान का कर्मचारी है, और उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि आपको हर जगह आप पहुंचाएंगे अगर, तो हो सकता है कि दुकानों पर तो भीड़ कम हो जाए, लेकिन जो आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उसमें कई लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जो जब एक IAS अधिकारी को जब वो चूना लगा सकते हैं, तो कोई एक फर्जी ऐप हमने देखा, क्योंकि वैसे भी अवैध शराब की होम डिलीवरी तो आज भी होती है, गैर कानूनी तरीके से होती है, और वो ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से होती है। तो मुझे लगता है जब सरकार ये नियम बनाए तो ऐसे लोगों को जरूर शामिल कर ले कि फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो। दूसरा हमने देख रहे हैं कि जितने पेमेंट गेटवे हैं, कि कई सारे दुकानदारों के साथ ऐसे ठगी हुई कि उन्होंने ऐप में दिखा दिया कि आपको भुगतान हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसा फुल प्रूफ ऐप बनवाना होगा जिससे आम लोग ठगी का शिकार ना हो। लेकिन सरकारी तो सरकार ने वो नीति ही लागू नहीं की, ऐप बाद में बनाएगी, निश्चित तौर पर सरकार वो करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो क्राइम में उल्टा जांगड़ पे भी दर्ज होना चाहिए कि वो अवैध रूप से क्यों शराब खरीद रहे हैं? बिल्कुल, जब पॉलिसी में नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि जब ऑनलाइन शराब का मध्य प्रदेश में सिस्टम नहीं है तो क्यों कर इनको इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो ये, और 10 नंबर की दुकान जिसका जिक्र आया कि इस दुकान से उनको ख़रीदना थी, फिर एक नंबर पे पेमेंट भी कर देते हैं, तो उनकी एक समझ पर सवाल है कि वो IAS अधिकारी ये युवा हैं और वो इस प्रकार के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। और दूसरा, अगर एक IAS अधिकारी को ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी क्या है, और आप उम्मीद करें कि उसको आप किसी जिले का कलेक्टर बना दें और वो सरकार की योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वित करें, तो इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। होम डिलीवरी की व्यवस्था ही नहीं है और आप उस व्यवस्था से खरीद रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा है उस पर सवाल खड़े होते ही। बिल्कुल। अब चलते आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी महकमे में एक बार फिर अनादि टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल हमने हमारे विशेष कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में मुद्दा उठाया था कि बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले की जांच पर ब्रेक लग गया है। यह जांच STF कर रही थी, उन शिकायतों पर कर रही थी जो CBI ने संज्ञान में नहीं ली थी। कांग्रेस सरकार में जांच दोबारा इसी पर शुरू हुई थी और कुछ ही महीनों में 16 FIR दर्ज की गई थी, लेकिन BJP सरकार में उसकी फाइल फिर से बंद कर दी गई थी। इस खबर को जब हमने प्रमुखता से उठाया तो व्यापम घोटाले की जाँच की फाइल फिर खुल गई, मतलब अब फिर से जांच शुरू हो गई है। तो मनोज जी, जो सरकार के एजेंडे में नहीं था, पिछली सरकार ने जो STF में जो शिकायतें आई थी व्यापम घोटाले से संबंधित, कुछ मामले जो थे, मुख्य मामले थे, वो CBI ने अपने अधीन ले लिए थे, उनकी जांच शुरू कर दी। अन्य शिकायतें थी जो STF के पास पेंडिंग थी। कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दी और करीब 100 FIR दर्ज होना थी, लेकिन 16 ही हो पाए और सरकार का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद भाजपा सरकार आती है और जांच ठप हो जाती है। फिर जांच शुरू होने के मायने क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ें ब्रजेश जी, हम देखें कि जो मूल मामले हैं उसमें CBI पहले ही इसमें या तो जांच कर रही है या चालान कोर्ट में पेश कर चुकी। कई मामलों में हमने देखा सजा भी हो गई है। ये ऐसे मामले में थे कि कुछ में शायद सरकार का इंटेंशनल ये रहा होगा कि किन किन लोगों को हम लोग शिकंजा कसना है। इस जांच को रुकने के बाद किरकिरी हो रही थी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों में 0 टॉलरेंस बरतेंगे वो, तो हो सकता है इसीलिए वो जांच फिर से शुरू करा दी गई, क्योंकि अब जो जांच बची है वो ऐसे लोगों के खिलाफ बची है जिनके जेल जाने या बाहर रहने से सरकार की छवि पे कोई असर नहीं पड़ना था, लेकिन ये जांच बंद करके सरकार की ओर से गलत मैसेज जा रहा था। ये संदेश जा रहा था कि सरकार व्यापम घोटाले के आरोपी को बचा रही है। उसमें सारे लोग जो थे, बड़े छोटे सारे, उन पर एक बात आ रही थी। इस जांच को शुरू करने का तब सरकार निर्देश दे देगी कि किनके खिलाफ जांच होनी है,
किनको होना है और किनको बचाना है वो अधिकारी भली भांति समझते हैं। दूसरा, कल को मामला कोर्ट में जाता तो भी सरकार खिंचाई करती है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है, पुलिस ही को लेकर की है कि एक नेक्सस क्यों बनता जा रहा है कि सरकार के लोगों का और अफसरों का, और कि मध्य वो प्रदेश में भी सरकार हम के देख सारे चुके हैं पर किस काम तरह से करते हैं। फरियादी को आरोपी बना दिया गया था। बिल्कुल, और हमने देखा कई सारे अफसरों के नाम आए हैं कि जो जांच हुई थी जिनके खिलाफ आयकर के छापों में कि किस प्रकार उन्होंने गलत तरीके से सरकारों के पास देखिए पैसा मनोज जी, पहुंचाया। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद यदि जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, हम देख रहे हैं यदि मध्य प्रदेश का भी जो मामला संज्ञान में आया है कि किस तरह आपने फरियादी को आरोपी बना दिया था। भोपाल में हम देखते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी उसका निलंबन नहीं होता है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है जिन्होंने फरियादी को आरोपी बना दिया था। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये कोई निगरानी तंत्र नहीं? क्या अधिकारी क्या देख रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी? देखिए, एक पूरा निगरानी तंत्र, अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आप भी भली बात ही जानते हैं कि थाना प्रभारी के ऊपर एसडीओपी, डीएसपी या सीएसपी जो भी होता है, एडिशनल एसपी है, एसपी है, अब तो डीआईजी हो गए हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी रेंज में पदस्थ हैं, डीजीपी है, और फिर उनका अपने विभाग में एक सिस्टम है कि जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। हमने देखा पुलिस के खिलाफ बहुत शिकायतें आती है, ज़्यादातर नस्ती कर दी जाती है, अलग बात है, लेकिन अगर इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर अगर नहीं हो रही है तो ये एक बड़ा सिस्टम पर सवाल। जो हमने कहा पहले, हमने जो लोकेश जांगड़ के मामले में कहा कि अगर आपको पूरे विभाग की समझ नहीं, सिस्टम की समझ नहीं, तो फिर आपको उस विभाग में काम करने का हक नहीं है। तो ये बिल्कुल एक रिव्यू होना चाहिए हर हफ्ते या हर महीने एक बार या हर 3 महीने में कि कहाँ कितनी पेंडेंसी पुलिस विभाग की। गृह मंत्री हों तो उम्मीद यही की जा सकती है, और उम्मीद ये भी है मनोज जी कि अपनी छवि सुधारने में लगी है पुलिस, तो आगे ये भी देखे कि यदि कोई गड़बड़ी हो रही है, गलती हो रही है तो तुरंत कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि डीजीपी को हर मामले में आपको हस्तक्षेप करना पड़े तब कार्रवाई करें, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता है। इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे साथी मनोज को इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।